पंकज जी। राजीव जी, असल में पाकिस्तान के मुद्दे को जिंदा रखने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुख्य उद्देश्य केवल जो उनका पारंपरिक वोट बैंक है उसके मन में ध्रुवीकरण को मजबूत करना है। और उनकी दिली मंशा क्या है वो विजय शाह और देवड़ा जी जो वहां के उप मुख्यमंत्री बता चुके हैं। उनकी दिली मंशा क्या है ये हमारे पहलगाम में हमले के बाद में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के अलग अलग जगह पर रिक्शे वाले ठेली वालों की पिटाई करके आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल के लोग बता चुके हैं। मैं यहाँ पर एक चीज पर गौर के लिए आप सब लोगों की राय हमारे दर्शकों की देखना चाहूंगा। पहलगाम हमले के बाद में जब भारत में बहुत दबाव था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जैसा मुझे याद है 12 या 13 तारीख के आसपास की बात है, नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को मिलने बुलाया था और उसके बाद में पीआईबी का प्रेस नोट आया था और बाकी बाकायदा घोषणा की गई थी कि आगे क्या होगा उसका निर्णय लेने की पूरी छूट सेना को दे दी गई। जब आपने अपनी पूरी छूट सेना को दे दी थी तो सेना ने जो भी किया सेना ने किया, छूट देने वाले का तो उसमें कोई रोल ही नहीं था। तो ये क्यों श्रेय लेते घूम रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, यहां पर हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी तय है। एक पत्रकार के रूप में हमारी आपकी कुछ जिम्मेवारी तय है, फौज के रूप में आपकी जिम्मेवारी तय है। अब मोदी जी तो कल बोलने लगेंगे कि चुपचाप रोटी खाओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ जजमेंट दे दूंगा। वो जज भी बन सकते हैं इस तरीके से। तो हर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है और कार्यपालिका में भी सबकी जिम्मेवारी तय है। एक जो आईएएस है वो आईपीएस का काम नहीं कर सकता है, जो आईपीएस है वो आईएफएस का काम नहीं कर सकता है, जो आईएफएस है वो फौज का काम नहीं कर सकता है। सबके अपने अपने एरिया है, सबकी अपनी जिम्मेवारी है। सेना का काम था, उन्होंने किया। उसके अंदर राजनेता यदि घुसता है तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के खिलाफ है कि मैं उसके एरिया में दखल दे रहा हूं, जबकि आप खुद बोल चुके थे कि पूरी जिम्मेवारी उनकी है। और इसका कारण क्या है? 2014 के पहले 2012 से 2014 तक एक भविष्य के राष्ट्र का सपना दिखाया गया था, उस पर अब धीरे धीरे सवाल उठाने की बात है। कितना प्यारा नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में आरोप मुक्त कर दिया और कह दिया 500 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने जो पेश की एफआईआर रिपोर्ट, उसमें बोल दिया कि उसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिली। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ा इनका प्रोजेक्ट था स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता के नाम पर जिन गांवों में पिट खोदी गई उनकी क्या स्थिति है ये गांव वाले जानते हैं। तीसरा आपको प्रोजेक्ट बताओ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अभी पहली प्री मानसून की बारिश में देश भर के जितने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट थे, दिल्ली में तो एनडीएमसी इलाके को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रखा गया था। और सबसे ज्यादा बारिश में जो दुर्गति हुई है वो एनडीएमसी इलाके में हुई है। तो इनके जितने प्रोजेक्ट, धारा 370 के बाद आतंकवाद समाप्त होने की बात हम सामने देख चुके हैं, बेटी पढ़ाओ देख लिया हमने, हम लोगों ने भ्रष्टाचार और नोटबंदी के मसले देख लिए। ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड में राइट विंग पॉलिटिक्स का एक तरीका यही होता है कि कोई एक जुमला फेंको, एक आरोप लगाओ और आगे बढ़ जाओ बगैर कोई सफाई दिए हुए। यही केवल जो इनका जो गिमिक है उस पर चल रहे हैं। मोदी जी के चूंकि आदर्श इस समय इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुए और कहा जाता है कि भारत की बहुत सारी सैन्य गतिविधियों में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इजराइल से समर्थन लिया जा रहा है। भारत के बहुत सारे सैन्य कर्मचारी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पानी और एग्रीकल्चर इस तरीके की योजनाओं के थ्रू इजराइल से जुड़े हुए हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं, हम हार्ड स्टेट हैं। और
यदि कभी यरूशलेम टाइम्स और वहां के लोकल अखबार देख लीजिए, मालूम पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहां पे कितने बड़े प्रदर्शन और कितना बड़ा विरोध है, केवल उसको दबाने के लिए वो गजा में नरसंहार करा रहा है। तो ठीक यही तरीका कि मुझसे कोई सवाल ना करे, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, क्योंकि इनकी कुर्सी अल्पमत की कुर्सी है। हमको बार बार याद रखना चाहिए कि ये 240 वाले लोग हैं और एक तरफ अस्थिर नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ महाअस्थिर चंद्रबाबू नायडू है। दोनों की राजनीतिक प्रतिबद्धताएं और कंपल्शन बहुत समय समय बदलते रहे। तो केवल मानसिक रूप से लोगों को दोहित करना, और वो चूंकि गुजरात में है तो गुजरात में काठियावाड़ और सौराष्ट्र क्षेत्र की वर्दी अलग पहनेंगे, ट्राइबल क्षेत्र की वर्दी अलग पहनेंगे, मध्य गुजरात की अलग पहनेंगे, तभी तो उनको प्रधानमंत्री की जगह हम लोग परिधान मंत्री कहते हैं। तो जो हमारे परिधान मंत्री हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की विदेश नीति की इतनी दुर्गति कभी नहीं होती। आप पूछिए तो अमेरिका में जो शशि थरूर को लेकर दल गया, वो जो कहते हैं ना बिहार में कि रोहू का मूड मिल गया था, तो रोहू का मूड जो तो शशि थरूर को भेजा गया था, वो मिले किससे? एक सीनेटर से मुलाकात की हुई, सांसद से उनकी, एक किसी बड़े राजनीतिक दल के पदाधिकारी से उनकी मुलाकात की हुई। किससे मिले? जापान में जरूर एक पूर्व प्रधानमंत्री मिले, वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर मिले, वहां का जो लोअर हाउस है उसके अध्यक्ष मिले, लेकिन जापान के अखबार में साफ सपाट है, एक पंक्ति हमारे प्रतिनिधिमंडल के बारे में नहीं और एक पंक्ति जापान की प्रतिक्रिया पे नहीं है। और ठीक यही स्थिति मैं यूएस का देख रहा हूं। गल्फ के अखबारों में क्या छप रहा है? हम किन लोगों से मिले? हमारी विदेश में हमारे जितने एम्बेसीज हैं उनकी क्या स्थिति है? वो अच्छे लोगों से मुलाकात नहीं करा पा रहे। आप यदि इजिप्ट में जाकर नेहरू की बुराई करेंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, 2018 में मैं 22 दिन के लिए इजिप्ट में कायरो में था। कायरो के बुक फेयर में जो फिल्म चलती थी वो नासिर और नेहरू की चलती थी, और मुझे वो 21 साल का लड़का मिला, वो कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम वास्तव में मोहम्मद नेहरू गांधी था। वहां पे ये स्थिति है नेहरू की। आप जब उन लोगों को भेजेंगे जो वहां पे नेहरू की और नॉन अलाइंड मूवमेंट की बुराई करेंगे, तो आप न तो सॉफ्ट स्टेट है ना हार्ड स्टेट है, आप बनाना स्टेट के रूप में वहां पर जा रहे हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं है कि हमको किससे मिलना है, हमको वहां पर क्या बोलना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम वहां की मास को क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे। हम अपने देश के, देखिए आज पूरे अखबारों में हल्ला आपने देखा होगा कि चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम जापान के बाद बन गए। हालांकि अंतर बहुत माइनर है, जिसको लाइक हेयर कहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में तो अभी भी हम 142 पे बिल्कुल जापान के 2% भी नहीं है। पूरा झूठ के ऊपर टिका हुआ तंत्र। जिन सवालों को लेकर आप सरकार में आए थे वही सवाल आपके सामने खड़े हुए हैं और उनका जवाब नहीं देना है, तो मुसलमान और पाकिस्तान दो ऐसे मसले हैं जिस पे आप सवाल खड़ा करते हो। और दुर्भाग्य आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से फौज का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से फौज के बड़े अधिकारियों की आरएसएस के साथ में नियमित बैठक करा रहे हैं, ये देश को गंभीर संकट में ले जा रहे हैं। साउथ एशिया का एकमात्र देश भारत अभी बचा है जहां पे सेना ने सियासत में दखल नहीं दिया है। वो तो चर्चा थी कि वीके सिंह कोशिश कर रहे थे मूवमेंट कराने की, इंडियन एक्सप्रेस में पूरा रिपोर्ट छपी थी, बाद में उसको, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस शर्मदार सरकार थी, वो ऐसी चीजों को ढक के रख लेती थी। बिल्कुल जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भारत दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश जहां